नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 वायरस संक्रमण से पहले नस्ल, धर्म और जाति नहीं देखता। प्रधानमंत्री ने नए बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति के लिए एडॉप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंक्लूसिविटी, अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सलिज्म पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कल से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में छूट दी। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए और कोविड-19 का टीका और दवाएं विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वायरस रंग, नस्ल, धर्म, पंथ, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे। इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व आज एक नए व्यावसायिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है और युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि नए बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति को AEIOU स्वर से पुनः परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ A से तात्पर्य एडॉप्टेबिलिटी, E से एफिशिएंसी, I से इंक्लूसिविटी, O से अपॉर्चुनिटी और U से यूनिवर्सलिज्म है। श्री मोदी ने कहा कि ये कोविड-19 की महामारी के बाद से किसी भी बिजनेस मॉडल के अनिवार्य तत्व होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसलिए इससे बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी के प्रतिबंध और राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से उपजे हालात पर कल गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजधानी में कोरोना के ताजा स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। देश की कुल 2% जनसंख्या दिल्ली में रहती है, लेकिन देश में आए कोरोना के कुल मामलों में से 12% मरीज दिल्ली में मिले हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि एक सप्ताह बाद दोबारा विशेषज्ञों के साथ समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जरूरत होने पर लॉकडाउन में कुछ राहत दी जा सकती है। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कल 736 लोगों की जांच रिपोर्ट में 186 लोगों में कोरोना मिला है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से एक बार फिर अपील की है कि सभी लोग लॉकडाउन में अनुशासन का कड़ाई से पालन करें। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला टूटने का सिलसिला जारी है। कल से राज्य के 7 जिलों में जनजीवन आंशिक रूप से सामान्य होने लगेगा। राज्य सरकार ने पूर्णबंदी में कल से कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में 24 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी गई है। कारें भी सम विषम के आधार पर चलाई जा सकेंगी। केंद्र सरकार कल से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट देगी। 3 मई तक राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की गई है, जिससे पूर्णबंदी का पूरी तरह से पालन किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट। खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्णबंदी के बारे में जारी संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे औद्योगिक और विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा। 3 मई तक मजदूरों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जाएंगी। जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहाँ रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल स्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। सरकार ने आज कहा है कि 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 67% क्षेत्र में गेहूं की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों में गेहूं कटाई तेजी से चल रही है। चना, उड़द, मूंग, मसूर और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में गन्ने की कटाई पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में 75 से 80% तक गन्ने की कटाई हो चुकी है। पूर्णबंदी में आवागमन के प्रतिबंधों के बावजूद देश में किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति जारी है। यह उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्य सरकारें और बंदरगाह प्रबंधन के प्रयासों से संभव हो पा रहा है। पूर्णबंदी के दौरान शुक्रवार तक उर्वरकों के 41 रैक चलाए गए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार बुआई के समय से पहले किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के दूर-दराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवाएं संचालित कर रहा है। ये उड़ान सेवाएं सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और कुछ प्राइवेट कंपनियों की ओर से चलाई जा रही हैं। अब तक ऐसी 180 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिए करीब 480 टन माल भेजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा सामग्रियां पहुंचाने के लिए पवन हंस के अलावा कुछ अन्य हेलीकॉप्टरों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। भारतीय रेल ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान 1150 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय देश में कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए मास्क, अस्पताल का सामान और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की लगातार आपूर्ति कर रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में रेलवे मानवीय आधार पर भी मदद पहुंचा रही है। इसी क्रम में रेलवे ने मानसिक रूप से एक अविकसित बच्चे के लिए हाल ही में अजमेर से मुंबई के लिए एक मालगाड़ी से ऊंटनी का सूखा दूध पहुंचाया। इसी तरह अजमेर में भी ऐसा ही एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार था, जिसकी दवाएं खत्म हो गई थीं। उसके संबंधियों ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और अहमदाबाद से अजमेर तक दवाएं पहुंचाई गईं। लोकसभा सचिवालय कल से काम करना शुरू कर देगा। सरकारी आदेश के अनुसार संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी कल से दफ्तर आना शुरू कर देंगे, जबकि अन्य कर्मचारी बारी बारी से ड्यूटी करेंगे। आदेश में कहा गया है कि काम करते समय लोकसभा सचिवालय के सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करेंगे। कोविड-19 के प्रकोप के कारण सचिवालय मार्च के अंतिम सप्ताह से ही बंद कर दिया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों की जीवटता, कड़े परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि देश परीक्षा की इस घड़ी में इनकी सेवा और इन स्वास्थ्य योद्धाओं के ऊंचे मनोबल को देखकर कृतज्ञ है।
केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। ये 450 बिस्तरों वाला अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए समर्पित है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की दर 8% थी, जो अब 12% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1738 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 16,116 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में बताया कि 2,302 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आवर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए देश भर में 755 अस्पतालों और 1,389 स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कल से कुछ सेवाओं में भी दी जाने वाली छूट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हालांकि रेल, सड़क और हवाई मार्ग से की जाने वाली यात्राओं को ये छूट नहीं दी गई है। शिक्षण संस्थाओं, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों तथा आतिथ्य सेवाओं को भी इस छूट से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर, मॉल, बाजार और धार्मिक स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों से किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। केवल बेहद जरूरी सेवाएं ही इन इलाकों में उपलब्ध रहेंगी। प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के टीके और दवाएं विकसित करने तथा उनके परीक्षण की प्रगति पर निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। ऐसे श्रमिकों के लिए राहत शिविरों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। राज्यों से उनके क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में अब तक कोविड-19 के 3,86,000 टेस्ट किए जा चुके हैं तथा कोविड-19 का टीका बनाने के लिए वैज्ञानिकों की 70 विभिन्न टीमें काम कर रही हैं। कल के दिन में 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अब ये लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ती जा रही है। 194 लैब्स आईसीएमआर नेटवर्क में हैं, उनमें हुए 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल काफी ज्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 82 लैब्स में हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी है।
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में अब तक 49 जिले कोरोना की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है 110 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1084 हो गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इनमें से 638 मामले तबलीगी जमात के हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 108 रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं, 17 रोगियों की मौत हो गई है और इस समय प्रदेश में 959 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं। उन्होंने कहा कि कुल संक्रमित मामलों में से 22% महिलाएं हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना जांच की सुविधाएं बढ़ाने में लगी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरों पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले 45 दिनों के भीतर विभिन्न जगहों से राज्य में आए 5 लाख से अधिक श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7 और मामले सामने आने से राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। अब तक 42 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 10,700 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है। राज्य के 38 जिलों में से 13 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 17 मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 31 लोगों को विभिन्न जिला अस्पतालों में निगरानी में रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस संक्रमण से एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज उनके परिजन को 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा उनकी पत्नी को सब इंस्पेक्टर पद पर रखने की घोषणा की। श्री चौहान ने एक ट्वीट में बताया कि कोरोना प्रकोप के खिलाफ लड़ाई में इंस्पेक्टर ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस से कुल 3,648 लोग संक्रमित हैं और 211 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र में अभी तक 66,000 लोगों की जांच की गई है। आज एक वीडियो संदेश में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंध में चिन्हित किए गए ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में नियंत्रित तरीके से उद्योगों तथा उत्पादन और प्रसंस्करण की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति सरकार दे रही है। ठाकरे ने बताया कि कामगार काम के लिए किसी भी तरह की लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं की आवाजाही के अलावा सभी जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। इसी बीच शहरी और ग्रामीण आदिवासी इलाकों में चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 1800-102-40-40 शुरू किया है। निवेदिता भोरकर, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में आज कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आकाशवाणी को बताया कि संक्रमित 38 लोगों में से 2 की मृत्यु हुई है। राज्य के 7 जिलों रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। रांची में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 20 मामले सामने आए हैं और यहां एक व्यक्ति की संक्रमण से मृत्यु हुई है। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हैदराबाद शहर कोविड-19 संक्रमण का केंद्र बन रहा है। कर्नाटक में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 4 मैसूर से और 2 दक्षिणी कन्नड़ से हैं। राज्य में 111 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित 260 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में अलग से रखने की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट। सिद्धरामैया और कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में आज एक कांग्रेस शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से मुलाकात करते हुए कोविड संक्रमण के नियंत्रण से जुड़े ज्ञापन पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने सरकार से मांग की है किसान, मजदूर और गरीबों के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि संक्रमित व्यक्तियों का टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। किसानों के फसल को खरीदने के लिए खरीदी केंद्र आरंभ करने का सुझाव भी इसमें दिया गया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। असम में कोविड-19 से संक्रमित 16 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और इन्हें घर भेज दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन लोगों को 14 दिन निगरानी में भी रखा गया था।
राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने में अग्रिम पंक्ति के व्यक्तियों की सराहना की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में गुवाहाटी में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री सोनोवाल ने सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की, जो समर्पित रूप से कोविड-19 के खिलाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों को लॉकडाउन का समर्थन करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि असम सरकार ने राज्य के उन लोगों की सुविधा सुनिश्चित की है जो बाहर फंसे हुए हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि असम में फंसे बाहर के उन सभी लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलने में आ रही परेशानियों को दूर करने और घरों तक सामान पहुंचाने के लिए आपूर्ति प्रबंधन नियंत्रण कक्ष बनाया है। इस नियंत्रण कक्ष में सरकारी अधिकारियों के अलावा वाणिज्य मंडल के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। मणिपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित दूसरे मरीज की जांच भी आज नेगेटिव पाई गई है। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित 2 मरीज पाए गए थे। पहले मरीज के ठीक हो जाने के बाद उसे 12 अप्रैल को छुट्टी दे दी गई थी। दूसरे मरीज की भी जांच आज नेगेटिव पाई गई है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कोविड-19 से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बलों के लिए कई सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है। उन्होंने 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुलिस कर्मियों को ऐसी ड्यूटी पर तैनात न करने का आदेश दिया है। पुलिस महानिदेशक ने अग्रिम पंक्ति में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश या उन्हें एक दिन का आराम दिए जाने के आदेश पर सख्ती से अमल करने को कहा है। हरियाणा में आज कोरोना संक्रमण के 18 नए मामलों का पता चला, जबकि 4 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फरीदाबाद में 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 6 तबलीगी जमात के हैं। राज्य में अब तक 250 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 24 विदेशी नागरिक हैं तथा 64 अन्य राज्यों से आए हुए लोग हैं। इनमें से 104 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 वायरस संक्रमण से पहले नस्ल, धर्म और जाति नहीं देखता। प्रधानमंत्री ने नए बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति के लिए एडॉप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंक्लूसिविटी, अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सलिज्म पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कल से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में छूट दी। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 का टीका और दवाएं विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में लेबोरेटरी मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने बताया कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional needs of the family and yourself. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति या समूह पर कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि अगर किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की आशंका है तो शरीर के बाहरी हिस्से पर रासायनिक कीटाणुनाशक के छिड़काव से शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा व्यक्तियों पर क्लोरीन के छिड़काव से आंखों और त्वचा में जलन हो सकती है, साथ ही मिचली आना व उल्टी की भी समस्या हो सकती है। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि इस तरह के उपायों से वास्तव में कीटाणु शोधन और सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो सकती है। इससे लोगों द्वारा हाथ धोने और सामाजिक दूरी जैसे प्रभावी उपायों में भी बाधा उत्पन्न होती है। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बीच देश भर में सभी धार्मिक स्थल सख्ती से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल अधिकांश समय बंद रखे जाते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जामा मस्जिद बटोट के मौलवी खलीलुर रहमान ने मुसलमानों से पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन करने और घर में ही रहने की अपील की है। मैं यहाँ का इमाम जामे मस्जिद मोहम्मद खलीलुर रहमान नईमी, सरकार की जो हिदायत है उस पर हमारा पूरा अमल है और मस्जिद में सिर्फ अजान होती है। हमारा इसमें किसी किस्म का कोई भी एतराज या किसी किस्म की कोई भी हरदर्मी नहीं है। हमारे मुफ्तियाने इकराम ने फतवा दिया है कि इस वक्त जुमा में जाना जो है वो मना है और मस्जिद में इकट्ठा होना जो है वो मना है। सबसे बड़ा फर्ज जो है जान को बचाना। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के फख्र काज़मी चिश्ती ने लोगों से रमजान के दौरान घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए सभी लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 16 करोड़ 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 36,659 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से ये सुनिश्चित किया गया है कि नकद लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे और प्रणाली में सुधार हो। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन योजनाओं में पीएम किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अलावा अन्य योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में राशि जमा कराई गई। इसके अलावा जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में भी 500 रुपए जमा किए गए। इस महीने की 13 तारीख तक केंद्र सरकार ने 19 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में कुल 9,930 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी डीबीटी का उपयोग कर 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 180 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नकदी हस्तांतरित की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कई लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान उनके परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया है। सरकार की योजना से घर के हर एक सदस्य को 5 किलो चावल मुफ्त मिल रहे हैं। हमारे घर में 8 सदस्य हैं तो मुझे 40 किलो चावल मुफ्त मिले हैं। इसकी वजह से खाने का सवाल मिट गया है। मैं सरकार के आभारी हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, सिंगाईमरावन का रहने वाला हूँ। मैं पेंट का काम करता हूँ। मुझे 1,000 रुपए मिले हैं। उससे हमारा खर्चा जैसे दाल है, सब्जी है, बाजार जाएंगे कुछ सब्जी, बच्चों के लिए दूध है, दही है, जैसे लाना है बाजार से सब्जी, कुछ पैसे कम में आए। भारतीय डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में कैंसर पीड़ित 8 वर्षीय लड़की शालिनी को दवा पहुंचाई है। पूर्णबंदी के कारण इस लड़की के परिवार ने संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मदद मांगी थी। केंद्रीय मंत्री ने तुरंत भारतीय डाक को शालिनी को जल्द से जल्द दवा पहुंचाने के निर्देश दिए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और आपसी सुरक्षित दूरी और प्रार्थना सभाओं के लिए परामर्श दिया है। WHO ने कहा है कि सामाजिक और धार्मिक सभाओं को रद्द करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्रीलंका में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लगे कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी गई है। ये ढील देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 वायरस संक्रमण से पहले नस्ल, धर्म और जाति नहीं देखता। प्रधानमंत्री ने नए बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति के लिए एडॉप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंक्लूसिविटी,
अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सलिज्म पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कल से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में छूट दी। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए और कोविड-19 का टीका और दवाएं विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।